हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एनपीओ इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो एनपीओ स्टैंड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका मेन मोटिव पहला प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है और दूसरा सर्विस प्रोवाइड करना मोटिव होता है। ठीक है, नाम में ही दिख रहा है एनपीओ स्टैंड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, येट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जिसमें इनकम भी शो होती है, वो अलग इशू है। ठीक है, तो मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एनपीओ जो होते हैं नॉर्मली चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल चैरिटेबल हॉस्पिटल या चैरिटेबल स्कूल्स या कॉलेजेस। ठीक है, उसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब। तो इन सब का मेन मोटिव क्या होता है? हॉस्पिटल का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। स्कूल कॉलेजेस का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। स्पोर्ट्स क्लब का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को। तो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, रेदर सर्विस प्रोवाइड करना उनका मेन मोटिव होता है। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, चैरिटेबल स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए या इवन स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए। तो ये होते हैं एनपीओ। अब बात कर लेते हैं अकाउंट की। कौन कौन से अकाउंट्स हमें मेंटेन करने हैं या कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे शो होंगे। फर्स्ट आएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, बाय नेचर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट स्टैंड फॉर एसेट्स के अकाउंट जो होते हैं। ठीक है, आम भाषा में बोलें, अकाउंट्स या 11th की भाषा में बोलें तो कैश अकाउंट है या कैश बुक है। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर कैश बुक है तो उसके अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी? ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। और वो कैश ट्रांजेक्शन जो हैं वो ट्रांजेक्शन्स प्रीवियस ईयर की भी हो सकती हैं, वो ट्रांजेक्शन्स करंट ईयर की भी हो सकती हैं, वो ट्रांजेक्शन्स नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती हैं। बट द पॉइंट इज कि वो कैश ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, किसी भी साल की हो, आज से 10 साल पहले की हो, आज से 10 साल बाद की हो। अगर करंट ईयर में हमको कैश में रिसीव हो रही है तो वो इस अकाउंट में शो होगी। तो ये तो हो गया पहला अकाउंट। दूसरा अकाउंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट है। आम भाषा में बोले तो सेम, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। जैसे प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ठीक है, इसके अंदर कैश एंड नॉन कैश सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम याद करें तो सैलरी भी आती थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आती थी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टेक्निकली नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है और सैलरी पे करना कैश ट्रांजेक्शन होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कैश और नॉन कैश डेप्रिसिएशन आता था, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इस अकाउंट में भी कैश और नॉन कैश दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो नेक्स्ट ईयर की है या प्रीवियस ईयर की है उनको हमको माइनस करना है, उनको हटाना है। सिर्फ करंट ईयर की कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इस अकाउंट में। तो दोनों अकाउंट काफी डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पे कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे कोई भी साल की ट्रांजेक्शन हो चलेगी,
यहाँ पे कोई भी साल की ट्रांजैक्शन नहीं चलेगी, सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और लास्ट जो अकाउंट मेंटेन करेंगे वो है बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंस शीट जो है वो नॉर्मल टी शेप बनेगी। इस साइड एक्सपेंसेस, लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज और राइट साइड एसेट्स। बैलेंस शीट। कैपिटल को यहाँ पे हम बोलते हैं कैपिटल फंड। चीज वही होती है, नाम चेंज होते रहते हैं। अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो नॉर्मल कैपिटल बोलते हैं, एनपीओ के लिए हम कैपिटल फंड बोल रहे हैं, कंपनी के लिए हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, और पार्टनरशिप के लिए हम स्पेसिफिक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो नाम अलग है, चीज ऑलमोस्ट वही है। और बैलेंस शीट भी नॉर्मली जैसे हमने 11th क्लास में मेंटेन करी थी एग्जैक्टली वैसे बनानी है, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो कौन कौन से अकाउंट्स हमने बात करी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन में हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। इन दोनों के बेस पे हम मेंटेन करेंगे या हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमको दो बनानी पड़ सकती है क्वेश्चंस में, एक होगी ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। दो क्यों बनानी पड़ेंगी वो देखेंगे आराम से। तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट्स। तो इसकी बात तो हमने कर ली, अब एक बार हम एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली हम यहाँ पे फेस करेंगे, या कौन कौन सी आइटम्स आएंगी। तो एक बार उससे पहले एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। इससे पिछला जो लेक्चर था हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, उसमें हमने एक चीज देखी थी कि जो भी मास्टर नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, या बेसिकली वो अकाउंट जिनमें हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं, उनका एक नेचर होता है। नेचर क्या होता है कि क्रेडिट साइड जो है उनके रेवेन्यूज आते हैं और डेबिट साइड उनके एक्सपेंसेस आते हैं। इस अकाउंट में भी हम सेम चीज फॉलो करेंगे, डेबिट साइड एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड रेवेन्यूज आएंगे। और ऐसा नहीं है कि इसको इस चीज को याद कर लेना है, द पॉइंट इज कि इनके पीछे प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस हैं कि डेबिट साइड एक्सपेंसेस क्यों आते हैं, क्रेडिट साइड रेवेन्यूज क्यों आती हैं। और वो एक्सप्लेनेशंस एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज के थ्रू होते हुए गुजरते हैं। तो एक्सप्लेनेशन भी है, ऐसा नहीं है कि ये चीज रटनी है, रटने वाली नहीं है, बट हम एक कॉमन चीज निकाल लेते हैं कि हर जगह अब डेबिट साइड सिर्फ एक्सपेंस शो हो रहे हैं, तो इससे एक हमने एक पैटर्न निकाल लिया कि डेबिट साइड सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस शो होंगे और क्रेडिट साइड सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू शो होंगे। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस या कौन कौन से रेवेन्यूज आते हैं हम एक बार वो देख लेते हैं। हमने बोला कि एनपीओ जो है वो मेंबरशिप पे चलता है, मतलब उस एनपीओ के मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स इनिशियली जब वो एडमिट होते हैं या जब वो अपने आप को एंटर करवाते हैं तो एंट्रेंस फी पे करते हैं। एक सेकेंड। एंट्रेंस फी पे करते हैं। अब सिंस जितने मेंबर्स एडमिट होते रहेंगे वो एंट्रेंस फी पे करते रहेंगे, तो टेक्निकली एंट्रेंस फी एक एनपीओ के लिए इनकम होगी। इनकम बोल लो या रेवेन्यू बोल लो, ऑल्दो दोनों सेम नहीं होते हैं, बट यहाँ पे सिंस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो हम इनकम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंट्रेंस फी किसी भी एनपीओ के लिए रेवेन्यू होगा या इनकम होगा, और अगर रेवेन्यू है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा, इस वाली साइड जाएगा, रेवेन्यू वाली साइड। सेकंड आ रही है लाइफ मेंबरशिप फी। जैसे ही आप एनपीओ के गेट से एंटर करोगे या जैसे आप उसकी इनिशियल मेंबरशिप लोगे तो आप एंट्रेंस फी पे करते हो। लेकिन बहुत सारे एनपीओ होते हैं जो आपको लाइफ मेंबरशिप फी का ऑप्शन भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हो तो यहाँ पर एक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करके एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे आपको जो है लाइफ मेंबरशिप का ऑप्शन मिलता है कि आप 20,000 या 25,000 रुपए दे के उस एनपीओ या उस
क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लाइफ टाइम के मेंबर बन जाओ। तो लाइफ मेंबरशिप फी सिंस पर पर्सन एक ही बार रिसीव होती है और नॉर्मली इसका अमाउंट थोड़ा हैवी होता है, तो इसको हम मानते हैं कैपिटल नेचर का रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू। ठीक है, रादर कैपिटल रेवेन्यू भी नहीं, इसको हम कैपिटल रिसीट या इसको हम लाइबिलिटी मानते हैं एक टाइप का। ठीक है, कोई भी चीज जो रेवेन्यू नेचर की होगी वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई भी चीज जो कैपिटल नेचर की होगी वो जाएगी बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम ये भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कौन सी चीज जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होता है लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं डोनेशंस। अब हमने बोला कि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो चैरिटेबल काम करती हैं, प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव नहीं होता है, तो उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, उनको डोनेशंस मिलती है। लोग डोनेट करते हैं या गवर्नमेंट डोनेट करती है या कोई और इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो डोनेट करते हैं, कंपनीज डोनेट करती हैं। तो डोनेशंस इनको दो टाइप की मिल सकती हैं, एक होगी जनरल डोनेशन और एक होगी स्पेसिफिक डोनेशन। और एक होगी स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का यूज हम नॉर्मली कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, वो एनपीओ पे डिपेंड करता है, उसके ओनर्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको कहाँ यूज करना चाहते हैं, कहाँ यूज नहीं करना चाहते। तो सिंस इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, तो इसको हम मानते हैं नॉर्मल रिसीट या रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट। तो सिंस ये रेवेन्यू है या इनकम है, तो जनरल डोनेशन जाएंगी रेवेन्यू साइड में। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशंस का यूज स्पेसिफिक जगहों पे ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक चैरिटेबल लाइब्रेरी को बुक रैक्स खरीदने के लिए डोनेशंस मिली है कि आप अपनी लाइब्रेरी को एक्सपेंड करो, बुक रैक्स और खरीदो और बुक्स रखो वहां पे। तो ये क्या हो गई, स्पेसिफिक डोनेशन हो गई कि उसका उस पैसों का यूज सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इसको मानते हैं कैपिटल रिसीट। ठीक है, कैपिटल रिसीट है तो जाएगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, तो अब तक हमने तीन चीजों की बात कर ली है, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी और डोनेशंस। नेक्स्ट हमारा आता है लेगेसी। लेगेसी भी एक टाइप का डोनेशन होता है जो कि पर्सन पे करता है अपनी विल पे। मतलब मरते टाइम जब कोई इंसान अपनी वसीयत लिखता है, तो उस वसीयत में, या उसको इंग्लिश में विल बोलते हैं, तो उस विल में उसने अपनी जो उसकी जायदाद है या उसकी प्रॉपर्टी है उसका कुछ पोर्शन जो है वो एक एनपीओ के नाम डोनेट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं लेगेसी। ठीक है, लेगेसी भी एक टाइप की डोनेशन होती है और इसमें भी दो टाइप की लेगेसीज होंगी, जनरल लेगेसी या जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक लेगेसी या स्पेसिफिक डोनेशन। और दोनों का हमारा ट्रीटमेंट सेम होगा। अगर जनरल लेगेसी है तो वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एन इनकम, और अगर स्पेसिफिक है तो वो जाएगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड एज कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो ये हो गए लेगेसी के बाद। लेगेसी किसी भी पर्सन की विल पे डिपेंड करता है कि वो अपनी वसीयत में, अपनी जायदाद में जब भी बंटवारा करता है तो कुछ एक पार्ट एक किसी भी एनपीओ के नाम उसको डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट आ रहे हैं सेल ऑफ स्पोर्ट्स यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ये था फोर्थ पार्ट। तो यू ओके, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो अगर हम बात करें किसी स्पोर्ट्स क्लब की, तो उसके अंदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं,
वो यूज होते हैं, कई बार खराब हो जाते हैं, थोड़ा बहुत डैमेज हो गए, तो हो सकता है कि एनपीओ उसको बेचना चाहे या उसको बेच सकता है। तो सिंस वो उसको बेच रहा है, तो ये एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन इनकम शो होंगे या इनकम साइड शो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अभी देखो दो तीन एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जो बहुत मेन है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है या इनकम है, और उसके अलावा स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है या इम्पॉर्टेंट इनकम या एक्सपेंस है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। तो किसी भी एनपीओ में किसी भी मेंबर्स को अपनी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए हर साल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। जब वो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है तो एंट्रेंस फी पे करेगा, और उसके बाद हर साल सब्सक्रिप्शन पे करता रहेगा। वो सब्सक्रिप्शन डिपेंड करता है कि वो ईयरली है, हाफ ईयरली है, या किस बेसिस पर है। तो नॉर्मली ईयरली होता है, तो ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करता रहेगा मेंबर एनपीओ को। तो सिंस मेंबर एनपीओ को पे कर रहा है और एनपीओ रिसीव कर रहा है, तो एनपीओ के लिए ये इनकम है। तो इनकम है या रेवेन्यू रिसीट है, तो कहाँ शो होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड या क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आता है ऑनरेरियम। अब ऑनरेरियम क्या होता है? बेसिकली ये, अगर कोई भी एनपीओ किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन की स्पेशलाइज सर्विसेज लेता है, तो बदले में उसको ऑनरेरियम पे करता है। फॉर एग्जांपल, ये कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर एक्स करके प्रोफेसर है। वो अपनी फील्ड में, या कह लो कि फाइनेंस की फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। तो उस कॉलेज ने इस डॉक्टर एक्स को इनवाइट किया अपने कॉलेज में। ठीक है, डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर है, डॉक्टर का मतलब डिग्री भी होती है, पीएचडी की डिग्री। तो डॉक्टर एक्स इस कॉलेज में आया एक गेस्ट लेक्चर देने के लिए। तो इस कॉलेज ने इस स्पेशलाइज पर्सन की स्पेशल सर्विसेज ली अपने एनपीओ में, अपने चैरिटेबल कॉलेज में। तो बदले में कॉलेज जो है वो डॉक्टर एक्स को क्या पे करेगा? ऑनरेरियम पे करेगा। और सिंस एनपीओ जो है वो पे कर रहा है, एक तरह की सैलरी भी नहीं होगी, स्पेशलाइज सर्विस के लिए पेमेंट कर रहा है, तो ये उसके लिए एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, और ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड या डेबिट साइड। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ठीक है, उनके पास एक केस आया हार्ट सर्जरी का, और इस पूरे हॉस्पिटल में कोई भी हार्ट सर्जन नहीं है जो हार्ट की सर्जरीज करता हो। तो बगल में एक और प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें एक डॉक्टर जेड करके डॉक्टर है, और वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो इस हॉस्पिटल ने उसको अप्रोच किया कि आप एक सर्जरी हमारे उसमें आई है, तो आप प्लीज कर दीजिए। तो ये डॉक्टर जाके वहां पे सर्जरी करता है। तो अगेन सेम है, एक स्पेशलाइज पर्सन की स्पेशलाइज सर्विसेज ये एनपीओ या ये चैरिटेबल हॉस्पिटल ले रहा है। तो इसके बदले में जो भी ये एनपीओ डॉक्टर जेड को पे करेगा, वो पे करेगा ऑनरेरियम के नाम से। ठीक है, ये हो गया ऑनरेरियम। फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, अगर हम बात करें 11th क्लास की, या नॉर्मली अगर हम बात करें कि जब भी कोई बिजनेस जो है वो गुड्स खरीदता है और बेचता है, तो जब भी ईयर स्टार्ट होगा तो उस बिजनेस के पास ओपनिंग बैलेंस होगा या ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर वो बिजनेस जो है वो स्टॉक और परचेज करेगा, तो परचेज से स्टॉक बढ़ेगा, तो ऐड कर दिया परचेजेस। ड्यूरिंग द ईयर उस स्टॉक को बेचेगा वो, बेचने से स्टॉक कम होगा, माइनस किया सेल, और एट द एंड ऑफ द ईयर इससे आ गया हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, ये होता है। तो ये तो हमने बात करी एक ऐसे गुड्स की जो कि बिजनेस खरीद रहा है बेचने के लिए। हो सकता है कि वो गुड्स जो हैं
वो उस बिजनेस ने खरीदने के लिए और बेचने के लिए ना खरीदा हो, उसको अपने एनपीओ में या अपने बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए खरीदा हो, तो उस केस में सेल तो आएगी नहीं, क्योंकि हम गुड्स को बेच नहीं रहे हैं। तो सेल के लिए हम सेल की जगह कौन सा टर्म यूज करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स, या सिर्फ गुड्स कंज्यूम्ड, गुड्स कंज्यूम्ड। गुड्स कंज्यूम्ड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो गुड्स जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द बिजनेस ऑपरेशंस में वो गुड्स कंज्यूम्ड हो जाते हैं। वो या तो एनपीओ कंज्यूम कर लेता है या वो उनको आगे फ्री में बेच देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उस चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी है। ठीक है, उस डिस्पेंसरी में मेडिसिन आती हैं। जब भी ईयर स्टार्ट होगा तो उनके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन होगा। ड्यूरिंग द ईयर अगर वो और मेडिसिन परचेज करेंगे तो उससे स्टॉक बढ़ेगा, प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन। ड्यूरिंग द ईयर अगर वो मेडिसिन, देखो अब यहाँ पे चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, तो वो डिस्पेंसरी जो है वो मेडिसिन बेचेगी नहीं, मेडिसिन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो उससे इसीलिए उस केस में हम उसको सेल नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे गुड्स कंज्यूम्ड या मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो इससे एट द एंड ऑफ द ईयर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब हमको क्वेश्चन में या हमको नॉर्मली ये चीज निकालनी है कि ड्यूरिंग द ईयर या पूरे साल में हमने कितने वैल्यू के गुड्स कंज्यूम किए या कितने वैल्यू की मेडिसिन कंज्यूम करी। तो थोड़ा शफल करेंगे, फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स। इससे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली कॉस्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी चीज हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं उनके लिए सेलिंग प्राइस टर्म यूज नहीं करेंगे, उनका सेलिंग प्राइस होता भी नहीं है। इसलिए जो भी गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट आएगी, सेलिंग प्राइस कभी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड ये हमने कंज्यूम कर लिया, खर्चा है हमारे लिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड या एक्सपेंस साइड। ठीक है, ये मेजर जो एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज एक एनपीओ में आते हैं ये वो थे। इसके अलावा जो नॉर्मल एक्सपेंस या नॉर्मल रेवेन्यूज होते हैं वो तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, जैसे कि सैलरी पे करना। एनपीओ में एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज को सैलरी पे की जाती है, तो सैलरी पे करना एनपीओ के लिए एक्सपेंस है। रेंट पे करना, अगर हमारा एनपीओ जो है वो खुद की बिल्डिंग नहीं है, रेंट पे कर रखी है, तो रेंट पे कर रहे हैं वो है। फिर इंटरेस्ट पे करना या इंटरेस्ट रिसीव करना या रेंट रिसीव करना। उसके अलावा डिस्काउंट वगैरह और फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, सेल ऑफ एन एसेट, एसेट बेचना एक कैपिटल रिसीट है, या इसको हम बोलें कैपिटल नेचर का खर्चा है। सॉरी, खर्चा नहीं है, कैपिटल नेचर की रिसीट है। तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में शो होगा। अगर एसेट बेच रहे हैं तो एसेट से माइनस कर देंगे या उतने से एसेट कम कर देंगे। एसेट परचेज कर रहे हैं तो उतने से एसेट इंक्रीज कर देंगे। फिर उस केस में हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। बट एसेट की सेल पे अगर प्रॉफिट होगा या एसेट की सेल पे अगर लॉस होगा तो ये जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये हमारा इनकम या एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रेवेन्यू है, क्रेडिट साइड जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो एक्सपेंस है, डेबिट साइड जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपेंस और नॉर्मल रेवेन्यूज जो कि 11th क्लास में पढ़े थे वो तो यहाँ पे रिपीट होंगे ही होंगे, सारे नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे जो बेसिक नेचर के होते हैं। उसके अलावा जो एडिशनल थे, जो अलग थे 11th क्लास से, वो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिए हैं। तो एंट्रेंस फी हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, डोनेशंस हो गया, लेगेसी हो गया, सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, सब्सक्रिप्शन, ऑनरेरियम, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ये सब जो है वो
थोड़े मतलब 11th क्लास से थोड़े अलग थे। तो इसमें जो मेजरली जो इम्पोर्टेंट है जिनसे 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब्सक्रिप्शन है और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। मोस्टली जब भी तुम देखोगे 3 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं, ये शायद 4 नंबर के होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से आते हैं। 6, हाँ 3 नंबर का होता है, 4 नंबर का नहीं होता। एनपीओ का जो बाइफर्केशन है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल एनपीओ 10 नंबर का है। तो 6 नंबर, ये अभी हम बात कर रहे हैं इस 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो है वो अब तक जो देखा गया है वो सब्सक्रिप्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम में से ही एक, दोनों ही होते हैं, दोनों चॉइस में होते हैं। तो दोनों में से या तो किसी एक को स्ट्रॉन्ग कर लो या दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लो, जो इजी आएगा उसे हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गई अभी तक बेसिक की बात हो गई। उसके अलावा अकाउंट का जो फॉर्मेट है और जो ये जो सब्सक्रिप्शन है और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, इसके अलावा एक चीज और होती है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। ठीक है, जो फंड्स मिलते हैं एनपीओ को, उस पे हम उसके बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं हम, क्योंकि वो फंड्स जो होते हैं वो जनरल नेचर के होते हैं या स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि वो फंड्स जनरली हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो जनरल नेचर के हो गए। वो स्पेसिफिकली किसी एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं या एक ही चीज के लिए यूज कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूर्नामेंट फंड, तो वो फंड्स सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए ही यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग फंड, तो वो फंड्स सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो जनरल फंड हो गई, स्पेसिफिक फंड्स हो गए। फिर इन फंड्स को हम यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बिल्डिंग फंड जो है, मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला है, तो बिल्डिंग बनने के लिए 3 साल या 4 साल लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, मान लो 1.5 साल 2 साल लगेगा, तो 1.5 साल 2 साल वो एग्जैक्ट उतना अमाउंट अपने पास रखना सही नहीं होता, क्योंकि फिर अगर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वहां से इनकम भी आती है। तो जितने भी फंड्स होते हैं नॉर्मली वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं, वहां से थोड़ी बहुत इनकम भी आती है। फिर उन की फंड्स के एक्सपेंसेस भी होते हैं, मतलब उनको ये यूज करते हैं जब वो चीज करवाते हैं। जैसे टूर्नामेंट फंड हो गया, तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते टाइम एक्सपेंसेस भी होंगे, रेवेन्यूज भी होंगे। जैसे कि प्राइजेस बांटना, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, या अगर उसके आगे भी बांटने हैं किसी को तो वो भी हो गए। तो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना एक्सपेंस में आता है, और सेल ऑफ टूर्नामेंट या मैच टिकट्स वो रेवेन्यू में आ गया। ठीक है, मैच के इन बिटवीन मैच अगर आपने कोई स्टॉल्स वगैरह लगवा रखी हैं या आप पेप्सी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेच रहे हो, तो उसको बेच के भी रेवेन्यू आता है। तो टूर्नामेंट फंड या कोई भी स्पेसिफिक नेचर का फंड होता है, उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं, रेवेन्यूज भी होते हैं। सेम गोज विद जनरल फंड्स। तो जनरल फंड्स में भी कई बार एक्सपेंस या रेवेन्यू हो जाते हैं, तो उनको करना क्या है, वो एक्सपेंस या रेवेन्यू कहाँ जाएगा, किसी में ऐड होगा, माइनस होगा, या कहाँ पे शो होगा, वो हम सीखते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। तो ये भी सीखेंगे। 3 मेजर टॉपिक्स जो अब इसके बाद हम करेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम हो गया, और सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इसके बारे में हम स्पेसिफिकली एक अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने एनपीओ का एक बेसिक ओवरव्यू देखा, क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इनकम्स क्या क्या होंगे, एक्सपेंस क्या क्या होंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।